नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज़। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी हेल्थ और उसकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी से रिलेटेड और इसी की सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कराते हैं। आज हम इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नीलेश गुप्ता जी, जो इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर के बारे में बात करें तो सर का 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस की फील्ड में। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की फील्ड में सर का 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ सर MDRT और COT इंश्योरेंस के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं उसके कंटिन्यूसली अवार्डी भी रहे हैं एंड सर ने CA फाइनल भी क्लियर किया है। तो इसी सिलसिले में सर आपसे बात स्टार्ट करते हुए मैं जानना चाहूँगी कि कब आपने ये सोचा कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की फील्ड में आए और कैसी आपकी जर्नी ये स्टार्ट हुई इस फील्ड? मैम बेसिकली अराउंड 2014 के आसपास की बात है। मेरे फादर का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय पर मेडिकल इमरजेंसी आई जो फैमिली में, तो वहाँ से मुझे मोटिवेट हुआ। मेरा एक्चुअली फैमिली बिजनेस भी यही है। मेरे फादर LIC एडवाइज़र रहे हैं और आज भी वर्किंग है। तो उस समय मेरे फादर का जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वो करीब 35-40 डेज एडमिट रहे। तो वहाँ से मेरे को एक मोटिवेशन आया कि किसी भी आज के फेज़ में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है। ये नहीं पूछा जाएगा कि परेशानी क्या है। जब मैं उनको लेके पहुंचा तो मुझे पता चला कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी भी कोई चीज़ होती है और वो हमारे पास उस समय नहीं था। तो काफ़ी उस समय आउट ऑफ पॉकेट बियर करना पड़ा कॉस्ट। उसके बाद से चूँकि फैमिली बिजनेस मेरा रहा है, मैं उन दिनों एजुकेशन में CA कर रहा था, तो फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इस फील्ड में भी काम किया जा सकता है और वहीं से इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई। और फिर एक कमिटमेंट लिया कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं मोटिवेट करूंगा और लोगों को इसके लिए कन्विंस करूंगा, और इसी तरीके से मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और जो अभी तक चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि आपको भी इनिशियली इसके बारे में पता नहीं था। अभी भी देखा जाता है कि भारत में जो लोग हैं इंश्योरेंस किस तरीके से लें, किस प्रकार का लें, गलतियां बहुत करते हैं वो। उस वजह से उनकी जो फैमिली प्लानिंग वगैरह है उन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया में इंश्योरेंस को लेके लोग सबसे बड़ी क्या गलतियाँ करते हैं सर? मैम सबसे बड़ी गलती ये है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र को हमारी कंट्री में बिल्कुल लास्ट पैरामीटर पर रखा जाता है। लोग इंश्योरेंस की प्लानिंग नहीं करते हैं और जो करते भी हैं वो आउट ऑफ द रिलेशन जाके कि मेरे दोस्त ने मेरे को पॉलिसी दे दी, मेरे फ्रेंड ने मेरे को पॉलिसी दे दी, इस तरीके से वो इंश्योरेंस लेते हैं। मेरा ये लोगों से कहना है कि इंश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपकी फैमिली के लिए और ये पूरी आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान रखता है। कभी भी इंश्योरेंस ले तो ऐसे व्यक्ति से लें जिसको इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस हो, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से कि भाई वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा मिलने वाला है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा कलीग है। नॉर्मली इंडिया में लोग इसी तरीके के लोगों से इंश्योरेंस लेते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं। मेरा हमेशा से लोगों को समझाना रहा है कि इंश्योरेंस उस व्यक्ति से लें जिसको इस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। आपने बताया कि इंश्योरेंस एक्सपीरियंस किसी भी पर्सन से लेना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, बट करेक्ट फेज इंश्योरेंस लेने का मतलब आजकल तो यंग जनरेशन भी बहुत एक्टिव है, इस सब चीज़ों को लेके बहुत बात करती है, इन्वेस्टमेंट सही जगह करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स वगैरह भी आ गए। तो एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ के किस फेज़ में इंश्योरेंस लेना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग सही से हो और उसकी फैमिली हेल्थ सब सिक्योर रहे? मैम बहुत सिंपल सा आंसर है। जब भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको लाइफ के जितने अर्ली फेज में लिया जाए, जब आप यंग हैं, जब आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, वेदर इट इज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और इट इज़ ऑफ इंश्योरेंस। रीज़न कि जब आप अर्ली एज में और यंग होते हैं तो आप हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, फाइन होते हैं। जब एज कम होती है तो इंश्योरेंस का जो पूरा इंडस्ट्री है वो एज ड्राइवन है, तो एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम्स कैलकुलेट होते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होने से नो डाउट प्रीमियम कम आता है और हेल्दी होने की वजह से हमें पॉलिसीज भी टाइमली कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में क्लेम्स के इशू नहीं आते हैं, वेदर इट इज़ अ मैटर ऑफ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम टर्म इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं तो आप एज के जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उतना आपका प्रीमियम कम आता है, उतनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर आप इसको जितना ज़्यादा डिले करेंगे तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा महंगा होता चला जाता है।
आपने टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस की बात की। सर इसमें भी लेते हुए लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो क्या डिफरेंशिएट है पहले तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में, और क्या गलतियां आपने देखी हैं कि आप इतने टाइम से डील कर रहे हैं लोगों के साथ इस इंडस्ट्री में, तो क्या गलतियां आपने देखी हैं कि लोग करते हैं? मैम बेसिकली ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंस हैं। हमारे इंडिया में आप किसी से भी पूछेंगे हेल्थ इंश्योरेंस है, लोग नॉर्मली कहते हैं कि हाँ हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है। फिर मैं पूछता हूँ कि किस कंपनी का है, वो कहते हैं LIC का। तो अभी एक अनएजुकेशन क्या है इंडिया में अपने यहाँ, लोग ये समझते ही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या प्रोडक्ट होता है और लाइफ इंश्योरेंस क्या प्रोडक्ट होता है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है हमारी हेल्थ के लिए। हम कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस केस में हम हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम ले सकते हैं। विजाविज जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो कभी भी फैमिली में कुछ अनफोर्सिन सर्कमटेंसेस या कभी किसी फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस काम करता है। इन दोनों का प्रीमियम ही काफ़ी कम आता है, पर एक लोगों को मिथ है कि टर्म इंश्योरेंस महंगा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कपल है जो हस्बैंड की एज 35 ईयर्स है, वाइफ की एज 32 ईयर्स है और उनके 2 किड्स हैं, तो फॉर द कवरेज ऑफ ₹10 lakhs सम इंश्योर्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम विल बी अराउंड समवेयर बिटवीन 15 to 20,000 फॉर द 10 lakhs रुपीज़। मतलब ये हुआ कि हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसको देते हैं, प्रीमियम लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आती है। अब ये कहाँ से महंगा लगता है, पर लोगों का एक मिथ है कि नहीं हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता है। ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये वो प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से पहले होना चाहिए। बिल्कुल, आपने फैमिलीज़ और इनकम और कवरेज की बात की, तो क्या इंश्योरेंस का कोई रिलेशन इनकम से रिलेटेड भी है? मतलब क्या आपको जो हमारी इनकम, कोई इंडिविजुअल फैमिली इनकम है या अगर कोई इसमें सिंगल पर्सन कमा रहा है, तो इनकम के हिसाब से भी इंश्योरेंस कवर करना चाहिए? क्या इसका कोई सिंपल रूल है या कैसे ये वर्कआउट करता है? मैम बेसिकली हम 2 टॉपिक पर डिस्कशन जो कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में इनकम का एज सच क्राइटेरिया नहीं है अपफ्रंट, बट इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस IRDA जो गवर्निंग बॉडी है इंश्योरेंस की, उसने इनकम मल्टीपल फैक्टर्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल कोई इफ एनी पर्सन इज ऑफ एज बिटवीन 35 to 40 ईयर्स, तो उसका एज मल्टीपल है 25 टाइम्स ऑफ हिज 3 ईयर्स एवरेज इनकम। फॉर एग्जाम्पल मेरी एवरेज इनकम अगर 10 लाख रुपए है एवरेज, तो 10 लाख इंटू 25, तो मैक्सिमम मेरा जो इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी है इट इज 2.5 CR। तो मैं 2.5 करोड़ रुपए तक के ही इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हूँ। आप सर इतने टाइम से मार्केट में, आपने इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमें समझाई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जब सामने वाले, आप किसी फैमिली से डील कर रहे हैं, किसी फॉर एग्जांपल हेल्थ में आपने बताया कि वो एडमिट है, इमरजेंसी बेसिस में आपको उनको क्लेम करवाना है, इंश्योरेंस करवाना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका अगर रहा हो कि जो उनके लिए इंश्योरेंस उन्हें मिला आपके थ्रू तो लाइफ चेंजिंग रहा हो? मैम लाइफ चेंजिंग क्या, ये जब से मैं इस फील्ड में एंटर हुआ हूँ, नो डाउट हर कोई बिजनेस कर रहा है, ये भी एक पार्ट ऑफ अ बिजनेस है, मेरा ब्रेड बटर भी यही है। पर मेरी अपने प्रोफेशन की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि ये एक सोशल कॉज भी फुलफिल करता है कहीं ना कहीं। इंश्योरेंस किसी को देना, इंश्योरेंस लेने वाले को भी सेटिस्फेक्शन होता है, देने वाले को भी सेटिस्फेक्शन होता है। पर इंश्योरेंस का मेन रोल जब शुरू होता है जब उसका क्लेम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में हेल्थ से रिलेटेड क्लेम आता है, टर्म इंश्योरेंस के केस में जिस फैमिली मेंबर की टर्म पॉलिसी कर रखी है उसका डेथ क्लेम आता है। तो मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस n नंबर ऑफ क्लेम्स में सेटल करा चुका हूँ अप टू द डेट, वेदर इट इज़ ऑफ हेल्थ और इट इज़ ऑफ टर्म इंश्योरेंस। जब मैम किसी को हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है तो आप शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उसके फैमिली को कितना बड़ा एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स की जो लॉबी होती है, आप कभी वहाँ विजिट कीजिए और आप देखिए, आप नॉर्मली रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड सर्कल्स हमारा जाता है और वो पूछता है कोई काम हो तो बताइए, मेरे लिए कुछ हो तो बताइए। आप किसी से भी एक बार कोशिश करके देख लीजिए कि मेरी मॉनेटरी हेल्प कर दो, तो शायद ही कोई आपकी हेल्प करेगा। सबके पास n नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज हैं। उस केस में सिर्फ हम लोग ही ऐसे लोग होते हैं जो मॉनेटरी हेल्प करने पहुंचते हैं लोगों की। और मैंने तो मैम n नंबर ऑफ क्लेम सेटल करवाए हैं और लोगों को एक हैप्पीनेस देते हुए देखा है कि हाँ मतलब ये बहुत सही रहा। इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने का सबसे अच्छा एक चीज़ ये है कि ये इंडस्ट्री पूरी रेफरेंस पे काम करती है। इन केस आपकी फैमिली में किसी को अगर हेल्थ के लिए मिलता है
तो नो डाउट आप आगे भी रेफरेंसेस देते हैं। तो मेरा मोटिव रहता है कि जितने इजी वे में आपके क्लेम सेटल होंगे उतना ही मुझे रेफरेंस मिलेगा, तो मेरा काम भी दिनों दिन उतना ही ग्रो करेगा। आपने क्लेम की बात की, आपने जो उनको प्रोवाइड कराते हॉस्पिटल्स वगैरह क्लेम जाके उस प्रोसेस की बात की, तो इंडिया में देखा है, इंडियन मेंटालिटी, इंडियन सोसाइटी में हमने देखा है कि इंश्योरेंस एजेंट्स को लेके एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, एक नेगेटिव थिंकिंग है उनके लिए। वो सर कैसे बदल सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अपने कलीग्स और ये जो इंडस्ट्री है आपकी, इसमें आपने सुने होंगे ऐसे इंसिडेंट्स। तो क्या लगता है सर, ये किस तरीके से बदली जा सकती है? मैम, चीज़ें बदल रही हैं टाइम टू टाइम। पहले जो लोग होते थे वो भी इंश्योरेंस को नहीं समझते थे। नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि भाई एक अंकल हैं हमारे जो LIC की पॉलिसी करते हैं, वो आए, उन्होंने पापा को दे दी, ना आपके फादर ने समझा ना आपने समझा। पर आज का जो यूथ है ना, वो पूरी तरीके से अवेयर है। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आपको अगर उसके साथ डील करना है तो आपको फेयरली ही डील करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ चीटिंग करने का ट्राई भी करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो थैंक्स टू दी गवर्नमेंट, IRDA ने भी इतना इन्वॉल्वमेंट कर रखा है इन चीज़ों को लेकर कि इतना पॉसिबल नहीं होता है। पर एक मिथ पुराने जमाने से चला आ रहा है कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर है तो लोग इंश्योरेंस एडवाइजर से कटते हैं लाइक कि आपको अगर कॉल आएगा तो आपके फादर आपसे बोल देंगे, बोल दो बेटा अभी पापा घर पर नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर है। ये प्रॉब्लम आपके फादर की नहीं है, उस इंश्योरेंस एडवाइजर की है कि वो इस इतने एग्रेसिव मोड में है, उनको फॉलो अप कर रहा है। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ये पहले का ज़माना था जब लोग इंश्योरेंस नहीं पसंद करते थे। आज चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं अपनी अर्ली एज में ये देख रहा हूँ, लोग आगे से इंश्योरेंस की क्वेरी करते हैं, लोग आगे से लेते हैं, सब्जेक्ट कि आप उसको प्रॉपर वे में डील करें। आपने यंग एज की बात की, तो सर अभी के टाइम पे हम देखें मेजरली कोविड के बाद से, जब पैंडेमिक आया था उसके बाद से लोगों में इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस बढ़ी है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ऐप्स बिल्डअप हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जहाँ फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो एक वो सिक्योरिटी और एक वो एश्योरेंस उनको चाहिए होता है। तो कितने बेनिफिशियल और कितने भरोसेमंद हम कहें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं या आए हैं वो हैं आज के टाइम में? मैम, बेसिकली जो आपने कोविड के बाद की बात की है और ये जो टेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नो डाउट कोविड के बाद हम सब ने ये देखा कि कोविड के दिनों में लोगों को मेडिकल इमरजेंसी में पूरी की पूरी फैमिलीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ गई। रीज़न बीइंग कि उन्होंने कभी भी हेल्थ को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया था, और शायद ही पिछले 50 साल में कभी ऐसा हुआ होगा कि इस तरीके का पेंडेमिक आया होगा। तो कोविड के बाद से ऐसे केसेस देखने को आ रहे हैं। मैं भी इस इंडस्ट्री में इतने समय से काम कर रहा हूँ कि हेल्थ के क्लेम्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, जिसको देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी हाइक कर रहे हैं और लोगों में एक अवेयरनेस आई है। क्योंकि उस समय लोगों ने ये देखा है कि घर के घर पूरे खत्म हो गए सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ना कोई प्रॉपर पॉलिसी थी। इनकेस पॉलिसी थी भी तो वो प्रॉपर कवर नहीं करती थी, काफ़ी लोगों को क्लेम नहीं मिला। वो पैंडेमिक का दौर था जिस जमाने में, मतलब जिस फेज में लोगों की इनकम बंद पड़ी हुई थी पर एक्सपेंसेस पूरे तरीके से चालू थे, और बियॉन्ड दी एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस उन लोगों के ऊपर बहुत हावी थे। तो कोविड के बाद देखा जाए तो टेक प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे आए जिन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी सोर्स करते हैं। आप पॉलिसी कहीं से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा हमेशा अपने क्लाइंट को समझाना रहता है पॉलिसी उसी से ले जिसको एक्सपीरियंस हो, जिससे आप 1 to 1 बात कर सके। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पॉलिसी लेंगे, पॉलिसी आप ले सकते हैं, कंपनी सेम रहेंगी, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सर्विस का इशू आता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मैं काफ़ी सारे ऐसे क्लेम्स भी सेटल कराता हूं जिन्होंने पॉलिसीज ऑनलाइन ले रखी हैं पर उनका कोई उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्लेम में, तो आउट ऑफ द वे जाके मैं उनके क्लेम सेटल कराता हूं। बिल्कुल सर, आपने क्लेम सेटलमेंट और कोविड के टाइम में जो कॉर्पोरेट और जो ऑफिसेज या जो एम्प्लॉयज़ रहे हैं उन लोगों की बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज़ की तरफ से उनको इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, एंड दे डिनाई कि अपार्ट फ्रॉम दैट वो हेल्थ इंश्योरेंस ले या हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। वो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो उस सिचुएशन में आप किसी एम्प्लॉय को या कोई इंडिविजुअल जो ऐसे आपसे करे कि नहीं नहीं हमारे पास ऑलरेडी है, कैसे आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे उन्हें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये एक बहुत अच्छी क्वेरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। कोविड में
नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स लोगों की गई, जी। रीजन बीइंग कंपनीज के पास इनकम नहीं थी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। उससे पहले काफ़ी सारे लोग जो थे जो जॉब करते हैं, जैसे आप भी जॉब करते हैं, तो आपने ये आपका एक था कि मेरा ऑलरेडी नीलेश जी कॉर्पोरेट कवर है, तो मैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ। मैं डे वन से लोगों को समझाता हूँ, जब से मुझ में खुद में ये समझ आई है कि एक कॉर्पोरेट पॉलिसी के अलावा एक रिटेल पॉलिसी सबके पास होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था वो था कोविड का फेस। उसमें मैम क्या हुआ कि उसी समय लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज आई, उसी समय उनकी जॉब चली गई। तो उसमें देखने को ये मिला कि आप डिपेंड थे उस हेल्थ इंश्योरेंस पर जो आपकी जॉब से लिंक था। अब आपके पास जॉब भी नहीं रही। और हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस डे वन से सारी चीज नहीं कवर करता है। काफी सारे वेटिंग पीरियड्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में काफी सारे वेटिंग पीरियड्स होते हैं, तो डे वन से हम क्लेम नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या हुई इस फेज के अंदर कि जिनकी जॉब चली गई, अब वो अभी तक डिपेंड थे कि मेरा कॉर्पोरेट कवर मिल जाएगा, कॉर्पोरेट कवर भी नहीं रहा। एक साइड से जॉब भी चली गई, दूसरी साइड से मेडिकल इमरजेंसी फैमिली में थी, तो उन्हें काफी कॉस्ट बियर करनी पड़ी। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हम और आप आजकल सारे यूथ ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करते हैं। मेरा एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं ये सबको देता हूं, आपसे पूछता हूं मैं कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड का नेटफ्लिक्स अकाउंट यूज करें तो उसके पावर किसके पास है, आपके पास या आपके फ्रेंड के पास? हाँ, मेजरली उन्हीं के पास है। मेजरली उन्हीं के पास। आपको जब जब उसको लॉग इन करना है, ओटीपी किससे लेंगे आप? अपने फ्रेंड से या आप खुद से? नहीं, उनसे लूंगी। उनसे लेंगे। आपको आपके पर्पज से अगर कोई चीज देखना है, कोई सीरीज देखना है, उसका एक्सेस उनसे मिलेगा या आप खुद लेंगे? उनसे मिलेगा। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है। हर चीज पर कंट्रोल आपकी कंपनी का ही होता है। बहुत सारे उसमें इफ और बट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। नॉर्मली यूथ को ये लगता है भाई मेरा 5 लाख रुपए का कवर है, इट्स सफिशिएंट फॉर मी। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं एक कॉर्पोरेट पॉलिसी के अलावा रिटेल पॉलिसी लेना चाहिए। वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। जॉब आपकी, आज आपका पैकेज है XYZ, कल को आपका पैकेज बढ़ेगा, आप नो डाउट स्विच करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका नया जो भी एम्प्लॉयर होगा वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा? और उस समय अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो आप कैसे उसको फुलफिल कर पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल। और आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने देखा है इंडियन फैमिलीज़ में मेनली ये रहता है कि इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, तो जो घर के मेल मेंबर्स हैं या जो हेड ऑफ द फैमिली हैं वो ये चीज़ें हैंडल करते हैं, एंड फीमेल्स हुई या जो बच्चे हुए वो उतना एजुकेटेड और अवेयर इस बारे में नहीं रह पाते। बट इमरजेंसी के टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर उनको हेल्थ इमरजेंसी हो गई या कहे नहीं तो टर्म इंश्योरेंस की नीड उनके किसी को पड़ गई, तो फीमेल्स को नॉलेज नहीं रहती, तो जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, वो किस तरीके से इस केस में फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं? मैम मेरे को बाकी लोगों का तो नहीं मालूम है, पर मेरा अपना एक नेचर रहा है शुरू से। मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ, इवन मेरे केस में भी, कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी ले, एडवाइज़र को अपनी फैमिली के साथ बिठाल के ले। जो भी प्लान ले, आपके अगर बच्चे समझदार हैं, आपकी वाइफ है, आप एक बार उनके सामने डिस्कस करें। उन सबके पास एडवाइज़र का नंबर सेव करा के रखें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय हो उनको जवाब देने के लिए कि भाई हमारा हेल्थ इंश्योरेंस किसने कर रखा है। बच्चों को बता के रखें कि बेटा ये अंकल हैं, इन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कर रखा है, कभी कोई इमरजेंसी होती है तो आप इन अंकल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे कस्टमर का रिसेंटली वो इंटरनेशनल ट्रेवल से लौट के आए वैकेशन से, तो उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ कि जो हस्बैंड थे वो पूरी तरीके से कोमा में चले गए। अब उनकी वाइफ, चूंकि ये मेरी प्रैक्टिस रही है डे वन से कि मैं वाइफ को इन्वॉल्व करके चलता हूँ। मैं कोई भी प्लान किसी को समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ एक बार वाइफ को बिठा लो, या नहीं बिठालते हो तो आप उनको नंबर जरूर दे के रखो कि ये हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का या इंश्योरेंस का पार्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का देखते हैं। उनकी वाइफ का रात में 3 बजे मेरे पास कॉल आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और मेरे पे ना तो पॉलिसी है ना डॉक्यूमेंट्स है। अगर हॉस्पिटल वाले ये पूछ रहे हैं कि आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो मुझे आप डिटेल्स प्रोवाइड कर दो। तो ऐसा एक्सपीरियंस मैं बिठालता हमेशा से था, पर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई खुद से कि ये आज देखिए काम आया, क्योंकि वो कोमा में जा चुके हैं, वो बात करने के अभी पोजीशन में ही नहीं है। तो कैसे पता चलता उनको कि क्या पॉलिसी ली हुई है? तो एक मेरा मैसेज है सारी फैमिलीज को, जो भी इंश्योरेंस लेते हैं, ले चुके हैं, लेंगे, एडवाइज़र का नंबर अपने जिससे भी आप डील करते हैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को दे के रखें, सबको बता के रखें। जो पॉलिसी बॉन्ड होता है वो फैमिली में बता के रखें कि एक ऐसी फाइल रेडी करके रखें जिसमें आपके सारे लाइफ इंश्योरेंस, सारे इन्वेस्टमेंट्स,
हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की डिटेल फुलफिल रहे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिर्फ ये फाइल उठाना है, इसमें सारे रिलेवेंट कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। सर अभी आपने मुझे केस बताया अपने क्लाइंट का कि उनके साथ ये इमरजेंसी में आपने उनकी हेल्प की, आपने उनको एडवाइस किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल में इकट्ठे होने चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम आपके अकॉर्डिंग लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मैम हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो मेरा हमेशा से एक ही कहना रहता है और मैं अपने में इस बात को मेक श्योर करता हूँ कि कस्टमर जिसको भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दूँ वो मुझे सारी अपनी प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री बताए। एक हेल्थ इंश्योरेंस में टर्म होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जिसके रिगार्डिंग कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। तो प्रॉब्लम एक ही आती है जब कस्टमर अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को एडवाइज़र को नहीं बताता है और उसको पॉलिसी पे एंडोर्स नहीं कराता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप मुझसे आज पॉलिसी ले रहे हैं, आपको पिछले 2 साल से 3 साल से 5 साल से डायबिटीज़ या बीपी या फिर आपकी कोई सर्जरी या कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है जो कि आपने मुझे नहीं बताई है। अब अगर आपने मुझे नहीं बताई है, मुझसे ये आपने हाइड की है, आपको डेफिनेटली नियर फ्यूचर क्लेम लेते समय प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें, कोई भी कस्टमर जो पॉलिसी ले रहा हो वो मेक श्योर करे कि वो पॉलिसी लेते समय अपनी सारी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री पॉलिसी में बता के चले। अब बात आती है टर्म इंश्योरेंस लेते समय क्या मतलब सावधानी लेनी चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस लेते समय एक बहुत कॉमन चीज़ होती है एग्जिस्टिंग कवर। मेरे पास ऑलरेडी कितने की पॉलिसीज, कितने सम इंश्योर्ड, कितने का मेरा इंश्योरेंस चल रहा है, ये मैं पहले से ही डिक्लेयर करके चलूँ। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्लेम डिनाइल होने के रीजंस कुछ यही होते हैं कि लोग अपना एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड नहीं बताते हैं, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर नहीं बताते, और इन केस अर्ली क्लेम आता है तो कंपनीज उस केस में आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। सर हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात करे थे, तो क्या कोई आदमी अगर किसी को कोई प्रीवियसली कोई बीमार रहा है या कोई बीमार है या उन्हें ऐसे सिम्टम्स वगैरह का पता क्यों हमें नहीं पता चल रहा है, तो वही हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, या कोई एक यंग इंसान है, वो हेल्दी है, मुझे अपने फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोचना है, तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है? और कितना ज़रूरी होगा उसके लिए भी ये लेना? मैम देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें आपने मुझसे पूछी हैं। एक आपने ये पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको परेशानी है ऑलरेडी तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है? यस, डेफ़िनेटली ले सकता है, सब्जेक्ट कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को मेंशन करे, कंपनी उस पर कुछ वेटिंग पीरियड लगाएँगी, हेल्थ इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड कर देगी। दूसरा आपने ये पूछा कि यंग पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा जल्दी एज में हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लिया जाए, उतना उसका कम प्रीमियम आता है और उस पर किसी भी तरीके का वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता। सर 2 टर्म्स हम सुनते हैं नॉर्मली, इंश्योर्ड और सिक्योर्ड, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कैसे इसको एक्सप्लेन और समझा जा सकता है? मैम बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है आपने। आज जितने भी व्यूअर्स हमारे ये सुन रहे होंगे, आज उन्हें पता चलेगा कि उनके वो इंश्योर्ड है या सिक्योर्ड है। बेसिकली मैम इंश्योर्ड का मतलब ये है कि हाँ मेरे पास पॉलिसी है। मैं आपसे पूछूं आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपने कहा मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। किस कंपनी की है? आपने बोला LIC की है। दैट इज नॉट योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने कहा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैम कवर कितने का है? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास 3 लाख रुपए का कवर है। यू आर इंश्योर्ड बट यू आर नॉट सिक्योर्ड। रीजन बीइंग 3 लाख रुपए में क्या मिलता है मैडम आज की डेट में? आप किसी मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है, उस 3 लाख रुपए की पॉलिसी वर्डिंग्स आप कभी जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रूम रेंट की कैपिंग है, ICU की कैपिंग है। तो यू आर इंश्योर्ड बिकॉज यू हैव अ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट यू आर नॉट सिक्योर्ड। रीजन बीइंग कि आपने उस पॉलिसी को कभी भी वापस से एक बार गो थ्रू नहीं किया। वो टाइम था जब 3 लाख की पॉलिसी में सब कुछ होता था, उस समय आप इंश्योर्ड भी थे और सिक्योर्ड भी थे। बट बाय द टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं। कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि मेडिकल के खर्चे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, यू आर नॉट सिक्योर्ड। तो इसके अगर एक और मैं फर्दर एग्जांपल लूं कि मैंने आपसे पूछा आपका इंश्योरेंस है, आपने कहा इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस कितने का है? आपने कहा 5 लाख का। तो यू आर इंश्योर्ड फॉर दी सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख। क्या लगता है आपको कि आपकी अनुपस्थिति में 5 लाख रुपए से आपकी फैमिली को कोई मदद हो पाएगी? तो दिस इज इंश्योर्ड बट नॉट सिक्योर्ड। तो हर किसी को ये बात को मेक श्योर करें कि वो इंश्योर्ड के साथ साथ सिक्योर्ड भी हो।
और इसी के साथ एक और कन्फ्यूजन, या मैं भी ये समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि लोग इन्वेस्ट करते हैं बट इंश्योरेंस नहीं लेते, इंश्योर नहीं करते चीज़ों को लेके, तो वो कितना ज़रूरी है कि दे इन्वेस्ट की जैसे एसआईपी हुई या सेविंग्स करते हैं बट इंश्योरेंस नहीं लेते, पॉलिसीज़ जो इन फ्यूचर उनको हेल्प करे, फैमिली को हेल्प करे, वो नहीं लेते, तो वो कितनी ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, जी। तो हमारे पुराने लोग ये कहते थे कि अंदर से मजबूत बनो। नॉर्मली क्या होता है कि मेरा अपना जो मानना है और जिस तरीके से मैं काम करता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों बिल्डिंग की फाउंडेशन है। ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया है और आप घर के इंटीरियर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप सेविंग कीजिए नो डाउट, पर पहले इंश्योरेंस लेके रखिए। रीजन बीइंग कि आप फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये पर मंथ या 50,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपने कॉर्पस बना लिया 10 लाख रुपए का। ओवर दी नाइट एक मेडिकल इमरजेंसी आएगी और वो आपके पूरे 10 लाख रुपए खत्म कर देगी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहे पर आपने इंश्योरेंस को प्रेफरेंस नहीं दी। मेरा ये समझाना है कि पहले इंश्योरेंस लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। इंश्योरेंस आपको ये मेक श्योर करता है कि जो मेरी सेविंग्स हैं, अब उस सेविंग्स पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आने वाला है। नॉर्मली लोगों में कि अनएजुकेशन है, वो पहले, मैं भी देखता हूं, मेरे भी काफी सारी क्लाइंट है, मैं उनसे इंश्योरेंस की बात करूंगा, वो इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते। नीलेश जी आप एक काम करो एसआईपी कर दो, नीलेश जी आप एक काम करो एफडी कर दो, नीलेश जी आप एक काम करो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा दो। मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ आपके पास इंश्योरेंस है? नहीं नहीं इंश्योरेंस नहीं कराना है। मैं उन्हें समझाता हूँ, आप समझो आज हम लोग इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, मैंने 5-10 साल में कॉर्पस बना पाया और एक सिंपल सी मेडिकल इमरजेंसी मेरे पूरी सेविंग को, जो वो पुरानी कहावत चलती थी ना कि दाना दाना करके इकट्ठा किया तो उसमें फिर कौवे ने आके चोंच मार दी तो वो पूरा का पूरा, तो वो चोंच मारने वाली स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। तो प्लानिंग का पार्ट ये होना चाहिए, इंश्योरेंस शुड बी योर प्रेफरेंस, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज की डेट में इंडिया में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और जो पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं दिल्ली एनसीआर में हम बहुत देख रहे हैं, बहुत जगह हो रही है, तो इस स्टेज में, इस एरा में इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल के लिए इंडिया में रहते हुए कितना ज़रूरी है? मैम जैसे आप देख रही हैं कि डे टू डे कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। नॉर्मली अगर आपको नॉलेज में हो या कभी आपने सुना हो, आज से 10 साल पहले बाईपास सर्जरी 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाती थी, 3 लाख रुपए में हो जाती थी। आज आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए तो आप देखेंगे कि बाईपास सर्जरी 10 से 15 लाख रुपए लेती है। मेडिकल इन्फ्लेशन, नॉर्मली जो इन्फ्लेशन का रेट है इंडिया में वो 6 to 7% है। ये अबव द लाइन इन्फ्लेशन है, इसमें सारा इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। बट हम अगर मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो इट इज़ समवेयर बिटवीन 12 to 14%, मतलब हर साल 12 से 14% की तेजी इंश्योरेंस हेल्थ मेडिकल एक्सपेंसेस में हमको देखने को मिल रही है। सिंपल सा कहना है लोगों से, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत कम प्रीमियम पे आपको हेल्थ प्रोटेक्शन देती हैं, एटलीस्ट लेके रखिए। भगवान ना करे कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़े तो आपको आपकी सेविंग्स पे क्वेश्चन नहीं आए। सर फैमिलीज़ की बात करें, फैमिली अर्निंग हर फैमिली की इंडिविजुअल होती है, अपनी अलग होती है, तो जो कवर लेते हैं हम इंश्योरेंस में, तो कैसे वो एक फैमिली डिसाइड कर सकती है, या आप एज ए एडवाइज़र क्या उन्हें एडवाइस करेंगे इस पर? बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस, जी। कितने का लेना चाहिए। मैं इसमें आपको बताऊं मैम, बेसिकली इसका डिसीजन बहुत सिंपल है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो किस हॉस्पिटल में जाएंगे? सर लोकली अगर आप लोकल जी। ही जाएंगे तो मैं आपको पूरी सीरीज बताता हूँ। आप अगर मुझसे ये बोलते हैं कि सर मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाऊंगी, तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका पैसा कुछ भी खर्च नहीं होता है। फिर आप बोलते हैं कि मैं लोकल लेवल पर ही ट्रीटमेंट कराऊंगी, फॉर एग्जांपल हम ग्वालियर में हैं, ग्वालियर, तो आपके लिए एक 10 लाख रुपए की स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सफिशिएंट है। पर होता क्या है मैम, जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है तो हर किसी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बेटर से बेटर ट्रीटमेंट दूँ। तो बीइंग इन अ नॉर्थ इंडिया, हम लोग ज़्यादातर लोग दिल्ली ट्रेवल करते हैं,
वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता, एस्कॉर्ट, फोर्टिस वगैरह, एटलीस्ट 25 लाख रुपए की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस, सम इंश्योर्ड, इससे डिसाइड होगा कि आप एडमिट कहाँ होंगे, नॉट योर इनकम। मैं बोलता हूं कि भाई मैं मेदांता जाऊंगा तो मेदांता विल डिसाइड कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल इशू है। ये आप, हो सकता है कि किसी छोटे हॉस्पिटल में भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, पर ड्यू टू सोशल कॉज आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, यार मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी तू यहाँ एडमिट है, तू वहां क्यों नहीं एडमिट है। तो डिपेंड करेगा कि आप सोशली किस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, उससे कवर डिसाइड होता है। और सर, गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आपने बात की, तो आयुष्मान योजना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मिडिल क्लास हैं और भी लोग हैं, इसके हेल्थ की फील्ड में इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी करी है। आयुष्मान भारत योजना। जी, आयुष्मान भारत योजना। तो सर, ये इसके बारे में, ये इंश्योरेंस से किस तरीके से रिलेटेड है और लोगों को ये लेनी चाहिए, क्या बेनिफिशियल हेल्थ के फील्ड में है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेबल एक ये है बेसिकली चीज़। मैम, जो आयुष्मान भारत योजना है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें हर इंडिविजुअल को 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। पर इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लोगों को एक मिथ है कि ये हर किसी के लिए है, ये हर किसी के लिए नहीं है। उसकी गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन बना रखी है, जो उस डेफिनेशन में आता है ये सिर्फ उसी के लिए है। जैसे अभी अभी आपने देखा हो, रिसेंटली चेंजेस हुए थे कि 70+ ईयर्स वाले के लिए आयुष्मान भारत योजना, वो उसमें और कोई बार नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, यू शुड बी अबव 70 ईयर्स। 70 ईयर्स वाला उसको ले सकता है। अभी लोगों में कंफ्यूजन क्या है कि मैं, नीलेश जी, ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ, क्यों प्रीमियम दूँ, जब गवर्नमेंट मेरे को 5 लाख रुपए कवर दे रही है। हर किसी के लिए ये नहीं है। उसकी जो डेफिनेशन है, जो उसकी कवरेज, जो उस पॉलिसी के एलिजिबल लोग हैं, उसकी बहुत क्रिस्प एंड क्लियर डेफिनेशन है। आप आयुष्मान योजना भारत की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। एक कंफ्यूजन है लोगों को कि गवर्नमेंट का है तो मेरे को अलग से क्यों लेना चाहिए, हर कोई उसमें एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल सर। एंड में यही कि लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कि वो कैसे आप समझते हैं, और इजी टर्म्स में आप हमारे समाज के लोगों को बताना चाहें तो। मैम, आप कभी छोटे रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स कभी आपको छोड़ के गए हैं? कभी कभार सर वर्क जाते के हैं। लिए तो जाते तो हैं। जब वो पेरेंट्स आपको छोड़ के जाते होंगे तो आपके लिए क्या अरेंजमेंट करके जाते होंगे, आप थोड़ा इमेजिन करो। कभी आप छोटे रहे होंगे तो आपके मदर फादर आपको छोड़ के 2 दिन 3 दिन के लिए किसी इमरजेंसी में या किसी वेकेशन पे गए हों, तो क्या अरेंजमेंट करके जाते होंगे? मेरे साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे उस ग्रैंड टाइम पेरेंट्स तो। रहते थे। ग्रैंड पेरेंट्स को समझा के जाते थे कि बच्ची अकेली है, ध्यान रखना। इन केस ग्रैंड पेरेंट्स किसी फैमिली में नहीं रहते थे तो छोटा भाई, बड़ा छोटा भाई, एक बहन होती थी, भाई को समझा के जाते थे कि बेटा 5 दिन बाद आएंगे, ध्यान रखना। इतना पैसा फ्रिज के ऊपर रख दिया है, स्कूल की फीस दे दी है, ट्यूशन वाले को दे दिया है, खाने वाली आंटी आएंगी, वो खाना बनाएंगी। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन रहता है इसमें ये पूछना कि जो पेरेंट्स 5 दिन के लिए जा रहे हैं, वो इतना बड़ा अरेंजमेंट करके जा रहे हैं, ये 10, और मैं सिंपल लोगों को ये कहता हूँ, एक्चुअली में इंडिया में लोगों को सेविंग करने की, अपने आप को प्रोटेक्शन रखने की आदत है, बस इंश्योरेंस नाम आते से ही उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है। मैं सिंपल से ये बोलता हूँ, जो आप ये करके गए हो बैकग्राउंड में, ट्यूशन की फीस दे के गए हो, स्कूल की फीस दे के गए हो, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके ही गए हो ना, कि मेरे पीछे से कोई भी बच्चों पे प्रॉब्लम नहीं आए। हम 5 दिन बाद आएंगे, लाइफ बैंक की भी शुरू हो जाएगी। मैडम, आए ही नहीं तो इंश्योरेंस को मैं ये कहता हूं कि आप इमेजिन कर लो सिर्फ एक बार कि जो 5 दिन का वैकेशन है वो इन्फानाइट हो गया तो, और होता है मैडम। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस लोग करते हैं, लोग सेविंग करते हैं। आपने देखा होगा, इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, आपने अपनी मदर, आप खुद भी हैं, आपने देखा होगा मदर्स का एक नेचर होता है, चीनी है किचन में, चीनी है ऑलरेडी स्टॉक में है, जब वो एक लिमिट से नीचे आना शुरू हो जाती है तो तुरंत पापा को बोल देते हैं वो चीनी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई है, अभी वो एक बेंचमार्क से नीचे गई है, तो वहां ऑर्डर प्लेस कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि खत्म होने के बाद नहीं आएगी। तो सेविंग्स की आदत हमारी इंडियन फैमिलीज में ऑलरेडी है, बस सोचने का तरीका अलग है। ये तो सेविंग का तो जो बर्थ हुआ है ना, वो हुआ ही घर के किचन से। आप कभी देखो, रिफाइंड ऑयल है, मतलब जो भी अपने किचन में चीजें लगती है, एक मदर ऑलरेडी बोलती है बेटा ये खत्म हो गया, ये लाके रख देना। खत्म नहीं हुआ है, वो 10 दिन भी चलेगा अभी। इट्स अ नेचर ऑफ सेविंग। बस वो दूसरे तरीके से समझाने की बात करो तो जहां हम जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर की बात आती है तो वहां समझ में आना बात बंद हो जाती है।
बिल्कुल सर। होप एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो जैसा कि जाना हमने और सर से बात की कि जिस तरीके से सर ने इंश्योरेंस के बारे में हमें बताया, जो एक्सपर्ट गाइडेंस हमें सर से मिली, और जो टर्म्स के बारे में और जो भी मिथ थे इस चीज़ों को लेके और जो भी कन्फ्यूजन था, वो सारे हमें, मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे समाज के लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिली होगी और इस बारे में वो और क्लियर और सिक्योर फील करेंगे ये इंटरव्यू देखने के बाद। तो ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए वैश्य समाज न्यूज़ के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करते रहिए।